बच्चों इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हाइजेंस प्रिंसिपल। और हाइजेंस प्रिंसिपल से हम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के लॉ को वेरीफाई करेंगे। और उसके बाद हम इंटरफेरेंस और वेव्स की वजह से फ्रिंजेस पैटर्न फॉर्मेशन देखेंगे। यानी कि इंटरफेरेंस में हम सुपरपोजिशन ड्यू टू पाथ डिफरेंस पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस होगा। फेज डिफरेंस की वजह से जो सुपरपोजिशन आएगा उसकी वजह से फ्रिंज फॉर्मेशन इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? Each point of the wavefront is a source of secondary disturbance called secondary wavelet। यानी कि जो हमारा वेव फ्रंट होता है, दिस इज आवर वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट पर हर पॉइंट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट होता है। देन wavelets emanating from these points spread out in all direction with the speed of wave। यानी कि एक अगर हमारे पास एक वेव फ्रंट है तो वेव फ्रंट का हर पॉइंट विल बिहेव एज ए पॉइंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स वो बनाएगा और वहां से सेकेंडरी वेवलेट्स ऑल डायरेक्शन में विद स्पीड ऑफ वेव स्प्रेड होंगे। तो यहां पर ये देखो, ये प्लेन वेव के लिए दिया हुआ है। दिस इज प्लेन वेव। प्लेन वेव में हम क्या कह सकते हैं? लेट से F1 इज द वेव फ्रंट, F1 F2 इज द वेव फ्रंट। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स होंगे और दीज आर इन द सेम फेज। अब ये A1, B1, C1 एंड D1 विल बिहेव एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट और यहां से वेव निकलेगी। तो पॉइंट सोर्स है, यहां से स्फेरिकल वेव ऐसे निकलेगी। ये B है, यहां से स्फेरिकल वेव निकलेगी और ये स्प्रेड आउट होगी। और आप देख सकते हैं यहां से D से स्प्रेड आउट होगी इन ऑल डायरेक्शन, इस तरह से सेकेंडरी वेव। इन वेवलेट्स के पॉइंट्स को, सेकेंडरी वेवलेट्स के पॉइंट्स को हम कनेक्ट करके हम सेकेंड वेव फ्रंट निकाल सकते हैं। यहां पर देख लेते हैं हम स्फेरिकल वेवलेट्स के लिए। स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसा होता है और ये विद टाइम ऐसे प्रोसीड करता है। तो ये हमारा एक वेव फ्रंट है F1 F2 और यहां पर जो पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स विल बिहेव एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। और यहां से वेवलेट आगे यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे स्प्रेड हो रही हैं इन ऑल डायरेक्शन। ओके, ये आगे की भी तरफ जा रही हैं और पीछे की तरफ भी जा रही हैं। अब आगे इन सेकेंडरी वेव फ्रंट्स को, वेवलेट्स को अगर कनेक्ट कर दें तो हमें दूसरा वेव फ्रंट मिल जाता है। ये हाइजन बताते हैं। दूसरा वो बोलते हैं कि इस पॉइंट से बैकवर्ड डायरेक्शन में भी एक वेव फ्रंट जाएगा जो कमिंग वेव्स की वजह से ये कैंसल आउट हो जाता है। यानी कि यहां पर एक इनकमिंग होगी और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, ये कैंसल आउट हो जाता है। हाउएवर आगे की डायरेक्शन में कोई भी वेव फ्रंट जाएगी वो यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स के फॉर्म में जाएगी और इसका कोई कैंसलेशन नहीं करेगा और इस तरह से हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल जाएगा। Then we'll see refraction and reflection on plane wave using Huygens principle। बच्चों ये 12th के बोर्ड में काफी पूछा जाता है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो यहां पर लेट से दिस इज आर इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे के जो परपेंडिकुलर होगा, दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन, दिस इज आर वेव फ्रंट। ये हमारा वेव फ्रंट होगा, आप ऐसे देख सकते हैं, दिस आर वेव फ्रंट। वेव फ्रंट विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये यहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर आ रहा है और ये हमारा सरफेस है जहां पर रिफ्रैक्शन, वी आर स्टडिंग राइट नाउ, रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। और रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन वेव, ये प्लेन वेव हमारी आई इस डायरेक्शन में, ये इंसिडेंट रेज है एंड दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट। और इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन इज अकरिंग। ये हमारा मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। और मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट v1 है और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट v2 है। तो यहां पर ये वेव फ्रंट आएगा। तो हम यहां पर बोल देते हैं कि एक पॉइंट है जो बिल्कुल जस्ट टच कर रहा है, तो ये वेव फ्रंट एक बन गया, एक वेव फ्रंट ये बन गया। और यहां पर इस पॉइंट ने जस्ट इस सरफेस को टच किया है और यहां पर ये डिस्टेंस है। तो हम यहां पर ज्योमेट्री बना लेते हैं। ये रे आई और ये रिफ्रैक्ट होके गई और ये पॉइंट जस्ट यहां पर टच हो रहा है। तो यानी कि ये वाला पॉइंट कुछ टाइम के बाद यहां पहुंच गया है, उतने ही टाइम में ये वाला पॉइंट यहां पहुंचा है। यानी कि हम टाओ
टी टाइम मान लेते हैं। टी टाइम में जो बी पर था वो बी डैश पर पहुंचा है, उतने ही टाइम में हम अज्यूम कर लेते हैं कि ए डैश पर पहुंचा होगा। तो ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे होंगी, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे। ये हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे होगी यहां से 90 डिग्री में अगर इस पॉइंट को टच करते हैं, यानी कि बी डैश और ए डैश दोनों सेम फेज में होंगे। इसने ए से ए डैश आया और ये बी से बी डैश पर पहुंचा है। तो ए भी एक वेव फ्रंट है और एक हमारा ए डैश बी डैश वेव फ्रंट है। ए पॉइंट ए डैश पर पहुंचा, बी पॉइंट बी डैश पर पहुंचा। तो आप यहां देखेंगे ये नॉर्मल है तो ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। यहां पर भाई आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। तो नॉर्मल से ये जो एंगल बनेगा वो रिफ्रैक्टेड एंगल से 9 रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। दूसरा ये 90 डिग्री है, तो आप देख सकते हैं दिस इज 90 माइनस आर होगा, 90 माइनस आर होगा और उस तरह से आप देखेंगे दिस इज 90 डिग्री और ये एंगल आपको, दिस एंगल विल ऑल्सो बी रिफ्रैक्टेड एंगल। और इस ट्राइंगल में आप देखेंगे दिस इज इंसिडेंट एंगल और ये हमारा 9 सॉरी दिस इज इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज 90 माइनस आई और ये हमारा 90 है और इस ट्राइंगल में आप देखेंगे ये हमारा आई हो जाएगा। तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी आई। आपने ज्योमेट्री में देखा, यानी कि हमने ये ट्राइंगल कंसीडर किया है एक बारी, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर आया। दूसरी बारी ए डैश और बी डैश हमने ट्राइंगल कंसीडर किया है, उसमें रिफ्रैक्टेड के बराबर ये हमारा एंगल आ गया है। अब हम यहां पर देखते हैं कि बी बी डैश का जो डिस्टेंस है हम बोल सकते हैं टी टाइम में बी वाला वेव फ्रंट बी डैश पे पहुंचा है। क्योंकि ये मीडियम वन में है तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट v1 है, तो हम बोल सकते हैं बी डैश का डिस्टेंस v1 इंटू टी होगा। वाइल आपका ए पॉइंट रिफ्रैक्शन पॉइंट पर पहुंच गया है, ये सरफेस को टच कर रहा है, तो ये रे इनसाइड द मीडियम 2 होगी। तो ए वाला पॉइंट ए डैश पर पहुंचा है, तो हम ए डैश को बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू v2 इंटू टी, इस तरह से लिख सकते हैं। अब बच्चों v1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, v2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। हमने किसी भी टी टाइम पर कंसीडर कर किया है। अब यहां पर आप देखेंगे कि ए डैश ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं? ए डैश ये है। अगर हम यहां दोनों ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल दोनों में एक कॉमन लाइन है ए बी डैश, ये वाली कॉमन लाइन होगी, तो ये दोनों के लिए हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। तो ए डैश निकालने के लिए अगर हमें ए बी डैश पता है तो और ये एंगल पता है, तो इसका साइन ऑफ दिस यानी कि ए बी डैश साइन आर विल बी इक्वल्स टू ए डैश। और बी बी डैश को अगर आप निकालोगे तो क्या होगा? ए बी डैश, ये ट्राइंगल कंसीडर करेंगे ए बी डैश, ओके। तो यहां पर आप साइन लेंगे तो ये आ जाएगा, ये साइन आई आ जाएगा। तो आपके पास ए डैश और बी डैश की वैल्यू आ चुकी है। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। दिस इज इक्वल्स टू v1 इंटू टी एंड दिस इज इक्वल्स टू v2 इंटू टी। दोनों का हम रेशियो लेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन आर, ओके, लिटिल डिफरेंट। यहां पर ये v2 टी आएगा क्योंकि ए डैश की वैल्यू v2 इंटू टी है और ये आपकी v1 इंटू टी। तो यहां पर साइन आर इक्वल्स टू v2 ओवर साइन आई इक्वल्स टू v1, ये रेशियो आ जाएगा हमारे पास। ये रेशियो आ जाएगा बच्चों। यहां पर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम देखते हैं, क्योंकि v2 अपॉन v1 को अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं v2 बाई सी ओवर v1 बाई सी। तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाई म्यू टू और 1 बाई म्यू वन। सो ये आपको रेशियो आ जाएगा म्यू वन ओवर म्यू टू का, ये रेशियो आ जाएगा। हम इसको लिख देंगे म्यू वन ओवर म्यू टू। म्यू वन म्यू टू आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ टू मीडियम, यानी कि म्यू वन आपका इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम वन का और म्यू टू आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम टू का। तो आप यहां से आप निकाल सकते हैं जो हमने स्नेल्स लॉ से निकाला था। स्नेल्स लॉ कैन बी वेरीफाइड
यहां पर आप देख सकते हैं μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर। ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वेरीफाई हो जाता है बाई हाइजेंस प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम रिफ्लेक्शन देखते हैं थ्रू हाइजेंस प्रिंसिपल। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारा एक वेव फ्रंट है ए बी, जिसका ए पॉइंट इज जस्ट टचिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और बी यहां पर है। तो बाय द टाइम बी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आएगा, यहां से जो वेवलेट बनेगा वो कुछ इस तरह से स्फेरिकल शेप में जाएगा, ये कुछ स्फेरिकल शेप बना लेगा। तो चूंकि ए और बी सेम फेज में है, ए और बी सेम फेज में है, तो आपका ये ए यहां से ए डैश हो जाएगा। तो ए एक वेवलेट बनाएगा जो इस तरह से स्फेरिकल फॉर्म में जाएगा और बी वाला वेवलेट यहां पहुंच जाएगा। तो यानी कि ए से ए डैश हो गया है और बी से बी डैश हो गया है, तो आपको ये मिलेंगे ए डैश और बी डैश सेम फेज में मिलेंगे। ये वाला सेम फेज का हो गया। तो अब हम यहां पर देख सकते हैं, लेट से दिस इज द इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल देखने के बाद ये एंगल आपको 90 माइनस आई मिलेगा और ये 90 डिग्री है क्योंकि रेज से परपेंडिकुलर है, तो ये आपको आई एंगल मिल जाएगा। दिस एंगल इज ऑल्सो आई, इंसिडेंट एंगल। उसके बाद आप देखेंगे ये एंगल, यानी कि दिस एंगल, अगर आप यहां पर, तो यहां पर हम पहले बी बी डैश को बोल सकते हैं, बी बी डैश इक्वल्स टू वी इंटू टी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इंटू टी बी बी डैश होगा और वही आपका ए ए डैश होगा, क्योंकि यहां पर मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, तो जिस स्पीड से ए ए डैश ट्रेवल होगा वो बी बी डैश भी सेम ट्रेवल होगा। तो आप देख सकते हैं ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं। ए बी डैश कॉमन है, दो ट्राइंगल आप देखेंगे, एक ये ट्राइंगल यानी कि ए बी बी डैश ये ट्राइंगल और ए ए डैश इंटू बी डैश ये ट्राइंगल। इसमें आप देख सकते हो बी बी डैश इक्वल्स टू ए ए डैश, ये इक्वल है, ये साइड कॉमन है और एक 90 डिग्री है। एक दो साइड कॉमन है और एक 90 डिग्री है। आरएचएस प्रॉपर्टी से आप कह सकते हो कि यहां पर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे, यानी कि ए ए डैश बी डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी बी डैश। और उस हिसाब से आप देखेंगे दिस इज 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल यानी कि एंगल बी ए बी डैश, एंगल बी ए बी डैश will be equals to angle A डैश B डैश A, यानी कि इस एंगल के बराबर होगा। तो आप इस एंगल को देखेंगे, दिस एंगल इज आई, ये जो आई एंगल है आपका, ये आई एंगल है, ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर दिस एंगल विल ऑल्सो बी आई, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। और आप इस ट्राइंगल में देख सकते हैं कि अगर ये एंगल आई है तो ये 90 माइनस आई होगा और ये एंगल भी आई होगा, तो आप इस तरह से एंगल ये भी आई आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर ये नॉर्मल है, इस पॉइंट पर ये नॉर्मल है। जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी और ये नॉर्मल से ये एंगल आई बनाएगा। तो यानी कि दिस इज द इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड एंगल। आप इसको आर भी नाम दे सकते हैं, दिस इज एंगल आर एंड दिस इज ऑल्सो एंगल आर। तो आप यहां पर देख सकते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यानी कि यहां पर बोल सकते हो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो यहां से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूव हो जाता है बाय यूजिंग द हाइजेंस प्रिंसिपल। इस फिगर में हमें प्लेन वेव का दिया हुआ है कि प्लेन वेव अगर एक प्रिज्म से गुजरे, तो आप देख सकते हैं कि यहां से एक प्लेन वेव अगर जा रही है
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रिज्म में थिकनेस ज़्यादा है और यहाँ पर थिकनेस कम है। तो प्लेन वेव यहाँ से फास्टर गुजर जाएगी और यहाँ से इट विल टेक टाइम, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका वेव फ्रंट यानी कि ये वेव ज़्यादा आगे चली जाएगी और ये वेव पीछे आएगी। तो वेव फ्रंट आप देख सकते हैं कि इस लाइन के अलोंग स्पीड स्लो होगी और इस लाइन में फास्टर मूव करेगी। तो ये वेव फ्रंट इस तरह से हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे डाउनवर्ड डाउनवर्ड बैंड हो जाएगी। और प्लेन वेव अगर एक कॉन्वेक्स लेंस से गुजरे तो आप देख सकते हैं ये प्लेन वेव, तो ये वेव फ्रंट होंगे। तो यहां पर ये थिन है और यहां पर थिक है। तो थिन वाला पार्ट फास्टर मूव करेगा क्योंकि यहां पर वो ग्लास के अंदर या लेंस के अंदर कम टाइम तक रहेगा और ये ज्यादा डिस्टेंस मूव कर पाएगा। सेंटर पे आप देखेंगे कि यहां पर कम डिस्टेंस मूव कर पाएगा। तो यहां पर जितने टाइम में ये इसको क्रॉस करेगा उतने टाइम में ये वाली रे यहां तक आ चुकी होगी और ये कुछ इस तरह से आपका वेव फ्रंट बन जाएगा। यानी कि रे इसके परपेंडिकुलर बनेगी और ये एक जगह जाके कन्वर्ज हो जाएगी। तो ये तीसरा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इंसिडेंट रे प्लेन वेव फ्रंट है यहाँ पर, और ये एक कॉनकेव लेंस मिरर पर आ रही है। तो कॉनकेव मिरर का ये स्फेरिकल शेप है। तो जैसे ही प्लेन वेव फ्रंट आएगा तो साइड वाले पोर्शन में इट विल रिफ्लेक्ट फास्टर, यानी कि पहले इट विल रिफ्लेक्ट अर्लियर, तो ये पहले रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जिस टाइम पे ये कन्वर्ज यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा उस टाइम पर ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ चुका होगा और कुछ इस तरह से आपका वेव फ्रंट बन जाएगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी रेज कन्वर्ज होंगी। नेक्स्ट इज डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट बच्चों क्या होता है? When source moves away from the observer, the frequency as measured by the observer will be smaller. यानी कि एक आपके पास ऑब्जर्वर है और एक सोर्स है। तो जब ये सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं, ये सोर्स है और ये इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो ऑब्जर्वर को रिसीव होगी उसकी फ्रिक्वेंसी में इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। अगर ये अवे जाता है तो ये डिक्रीज हो जाता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। एज द फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस द वेवलेंथ इंक्रीजेस एंड इट्स कॉल्ड रेड शिफ्ट। इसी को जो डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी होता है इस फिनोमिना को बोलते हैं रेड शिफ्ट। एंड व्हेन सोर्स मूव टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और जब ऑब्जर्वर सोर्स सोर्स जब ऑब्जर्वर की तरफ आता है तो उसमें एक अपरेंट इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी होता है और उसमें वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है। इस डिक्रीज इन वेवलेंथ और इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी को हम ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला दिया जाता है डेल्टा एफ, यानी कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी is given by v radial, यानी कि this is velocity of source away from the observer डिवाइड बाई c, और ये यहां पर नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, यानी कि डेल्टा एफ आपका नेगेटिव आएगा। डेल्टा एफ इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी, एफ इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। और आप अगर एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो हम बोल सकते हैं डेल्टा एफ प्लस एफ विल बी द एपरेंट फ्रीक्वेंसी। और डेल्टा एफ को आप यहां से डेल्टा एफ को आप लिख सकते हैं माइनस वी रेडियल ओवर सी इंटू एफ। ये पार्ट आप डेल्टा एफ की जगह लिख देंगे प्लस एफ। आप इसमें से एफ कॉमन लेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, 1 - वी रेडियल बाई सी इंटू एफ इक्वल्स टू एफ प्राइम, यानी कि दिस इज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी। और बच्चों जैसे आप देखेंगे कि आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है तो डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल्स टू माइनस डेल्टा लेमडा बाई लेमडा, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज होती है तो लेमडा आपका इंक्रीज होता है। तो इसीलिए ये दोनों माइनस से रिलेटेड है और इन दोनों को आप रिलेट करेंगे, यानी कि डेल्टा लेमडा बाई लेमडा को आप रिलेट करेंगे तो यू विल गेट change in wavelength over original wavelength equals to v radial डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि अगर आपका सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है
बच्चों आगे एक क्वेश्चन में ये आपको दिया हुआ है, आप क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एन, फ्रीक्वेंसी को इन्होंने एन दे रखा है, वेवलेंथ लैम्डा एंड वेलोसिटी वी इन एयर, एयर में ये आपको पैरामीटर दे रखे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। एंटर्स अ ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है। द फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ ग्लास ऑफ लाइट इन द ग्लास स्लैब विल बी, यानी कि आपको लाइट के ग्लास स्लैब में एंटर होने के बाद पैरामीटर पूछे हैं। तो बच्चों हम यहां पर रिलेट करते हैं लैम्डा इंटू एफ इक्वल्स टू सी, यानी कि आप अगर एयर में आपको वी दे रखी है तो ये वी ये एयर में आपको दे रखे हैं। तो यहां पर ये लैम्डा वेवलेंथ एफ और उन्होंने एफ की जगह एन दे रखी है, तो हम बाद में इसको एफ को एन से रिप्लेस कर देंगे। अब बच्चों जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम इन ऑल मीडियम, किसी भी मीडियम में चेंज नहीं होती है। सभी मीडियम में अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो हम बाद में हम किसी भी मीडियम में बोल सकते हैं लेमडा प्राइम इंटू एफ इक्वल्स टू वी प्राइम, ये बोल सकते हैं। अब बच्चों अगर इन दोनों का रेशियो लें हम हमारे पास आ जाएगा लेमडा अपॉन लेमडा प्राइम वेवलेंथ इक्वल्स टू वी अपॉन वी प्राइम। तो आप देख सकते हैं दिस इज v अपॉन वी प्राइम। तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर है और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम है, तो यहां पर ये आ जाएगा। तो आप यहां पर देखेंगे कि आप v अपॉन ये होता है म्यू, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो यहां पर आपको लैम्डा प्राइम की वैल्यू लैम्डा बाई म्यू मिल जाएगी। तो लैम्डा प्राइम की वैल्यू आपको लैम्डा बाई म्यू मिल जाएगी और v प्राइम की वैल्यू भी आपके पास क्या आएगी v बाई म्यू, ये आएगी। और फ्रीक्वेंसी जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, n की n रहेगी जो आपकी एयर में थी। तो ये आपको ग्लास मीडियम में मिल जाएंगे। तो आप ऑप्शंस में देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी और वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। आप यहाँ पर 3 पैरामीटर में देख सकते हैं कि आप अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो आपकी वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर सकते हैं। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लाइट ट्रेवल्स थ्रू ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस टी हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, c is the velocity of light, time taken by the light to travel in this thickness of glass। अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आपको टी थिकनेस ग्लास स्लैब की दे रखी है। तो ये पूछा हुआ है कि यहां पर इसमें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो इसको कितना टाइम लगेगा। तो हम बोल सकते हैं लेट्स से टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है थिकनेस के बराबर, थिकनेस अपॉन वी प्राइम। अब बच्चों v प्राइम की वैल्यू आप निकाल सकते हो, v प्राइम की वैल्यू होगी स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हम बोल सकते हैं क्योंकि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहां से v प्राइम आ जाएगा c बाई म्यू। तो आपको जो टोटल टाइम टेकन होगा उसको आप लिख सकते हो t बाई वी प्राइम, और v प्राइम की वैल्यू आप c बाई म्यू लिख सकते हो। तो ये आपके पास म्यू टी बाई सी हो जाएगा, म्यू टी बाई सी हो जाएगा। ये दिस विल बी द टाइम टेकन। तो आप आंसर दे सकते हैं, देख सकते हैं यहां से म्यू टी बाई सी, यानी आंसर आपका आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टार, आप इस क्वेश्चन को देख लें। अ स्टार इमिटिंग अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 500 एंगस्ट्रॉम is approaching the earth with velocity 1.5 into 10 power 4। बच्चों यहां पर थोड़ा सा करेक्शन है, यहां पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये है 1.5 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। और पूछा हुआ है चेंज इन वेवलेंथ इन द रेडिएशन। तो बच्चों यहां पर सोर्स मूव कर रहा है तो यहां पर डॉपलर इफेक्ट लगेगा। क्वेश्चन किसका है, डॉपलर इफेक्ट का।
तो जब भी सोर्स अगर मूव कर रहा है तो डॉपलर इफेक्ट आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर पहली बात, इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर लें। यहाँ पर जो वेलोसिटी दे रखी है, जो हमने वी रेडियल पढ़ी थी, रेडियल इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर चेंज इन वेवलेंथ पूछी हुई है। तो बच्चों, चेंज इन वेवलेंथ का फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा लेमडा ओवर लेमडा इक्वल्स टू वी रेडियल, रेडियल ओवर सी। तो चेंज इन वेवलेंथ हमारे पास डेल्टा लेमडा आ जाएगी वी रेडियल ओवर सी इंटू ओरिजिनल वेवलेंथ। तो वी रेडियल आपको दे रखी है 1.5 इंटू 10 पावर 6, और इसको 3 इंटू 10 पावर 8 यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर देंगे, इंटू वेवलेंथ। अब वेवलेंथ यहां पर दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 5 इंटू 10 पावर 3 एंगस्ट्रॉम में हम आंसर निकालना है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 2 इन एन इंटू, दिस इज 10 to 9 ओवर 10 to 8, तो एंगस्ट्रॉम। तो यहां से आपके पास आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू एन इंटू 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 into 10 एंगस्ट्रॉम, यानी कि आपके पास ये आ जाएगा, ये 100 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाइजेंस प्रिंसिपल के ऊपर दिया हुआ है, इसको देखिए। अ हॉट समर नाइट, अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज स्मॉलेस्ट नियर द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के पास आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है, increases with the height of from the ground. When light beam is directly horizontally, the Huygens principle leads to the conclude that as it travels the light beam, option दे रखे हैं, bend downwards, bend upward, becomes narrower and becomes horizontal without any deflection. तो बच्चों, इसको आप ऐसे देखेंगे, इसको आप ऐसे देखेंगे कि यहां पर आप विद हाइट आप देखेंगे तो आपका म्यू इंक्रीज होता जाएगा। विद हाइट आपका म्यू, लेट से म्यू 1, म्यू 2 एंड म्यू 3। तो आप कह सकते हैं म्यू 3 इज ग्रेटर देन म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1। तो इस तरह से होगा। तो आप देखोगे कि स्पीड v3 विल बी लेस देन v2 विल बी लेस देन v1, यानी कि सबसे ज्यादा स्पीड होगी आपकी लोएस्ट लेयर में। तो अगर आपकी कोई रे ऐसे हॉरिजेंटली आ रही है तो उसका वेव फ्रंट कुछ ऐसा आएगा, और जैसे वेव फ्रंट आएगा तो सबसे ज्यादा स्पीड आपकी v1 में है, तो वेव फ्रंट यहां से ज्यादा डिस्टेंस सेम टाइम में क्रॉस करेगा, यहां से कम डिस्टेंस क्रॉस करेगा, और यहां से और थोड़ा कम डिस्टेंस। तो आप देखेंगे आपका वेव फ्रंट कुछ इस तरह से हो जाएगा। वेव फ्रंट इस तरह से हो जाएगा तो यानी कि आपकी जो रे है विल बेंड अपवर्ड। तो रे आपकी किस डायरेक्शन में आएगी, अपवर्ड बेंड हो जाएगी। तो आप इसका आंसर बोलेंगे, आंसर विल बी बी। तो आपने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने से उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, सेम लाइट सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और ये रे कम डिस्टेंस और ये और ज्यादा कम। तो आपका ये जो वेव फ्रंट आने वाला है वो कुछ इस तरह से आएगा, सेम फेज के पॉइंट इस तरह से होंगे। तो आपकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रे होगी इसके परपेंडिकुलर होगी, इट विल डायरेक्टेड टुवर्ड्स अपवर्ड। इंटरफेरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, यानी कि दो सोर्सेज में अगर उनकी वेव्स में कुछ पाथ डिफरेंस होता है तो उससे फेज डिफरेंस अराइज होता है, तो उसमें हम सुपरपोजिशन देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं, लेट से S1 एक आपके पास सोर्स है और ये S2 आपके पास सोर्स है, एंड S1 एंड S2 आर कोहेरेंट सोर्स, S1 एंड S2 आर कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है। तो यहाँ पर पॉइंट P पर हम देखेंगे इंटरफेरेंस। लेट से S1 से ये वेव इस तरह से जा रही है और S2 से ये वेव इस तरह से जा रही है। तो अगर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, और ये दोनों साइड इक्वल होंगी, ये दोनों साइड इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दिस
x एंड दिस x इज इक्वल। तो इन दोनों में आप ये देख सकते हैं कि S2 से जो वेव जाएगी उसने ये वाला पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया होगा, यानी कि इसको हम नाम दे सकते हैं, लेट्स से दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस इज C। तो यू कैन से AP इक्वल्स टू CP और पाथ ऑफ S1 इक्वल्स टू AP पूरा पाथ है और S2 का पूरा पाथ है यानी कि BP। तो हम डेल्टा एक्स दोनों का पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो ये हम कह सकते हैं BP माइनस AP और BP को हम लिख सकते हैं BC प्लस CP माइनस AP। यानी कि इन दोनों ये दोनों तो पाथ इक्वल हैं, तो यहाँ पर जो डेल्टा एक्स आएगा दोनों का पाथ डिफरेंस आएगा वो BC के बराबर आएगा। यानी कि ये आपका बस पाथ डिफरेंस होगा दोनों में, क्योंकि ये आपके दोनों पाथ इक्वल हो गए। तो दिस इज द ओनली पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रीचिंग फ्रॉम S1 एंड S2 एट पॉइंट P। तो इनमें पाथ डिफरेंस होने की वजह से हमने बच्चों पहले बात कर रखी है कि पाथ से डिफरेंस से एक फेज डिफरेंस अराइज होता है और हम डेल्टा फाई को हम लिख सकते हैं k डेल्टा x, जैसा कि आपको पता होगा, विच कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो ये पाथ डिफरेंस होता है, उससे फेज डिफरेंस हम k से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पाथ डिफरेंस को हम, इफ दिस एंगल इज थीटा और दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है d, यानी कि S1 और S2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है और ये हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये एंगल थीटा बना रहा है इससे। तो आप देखेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये हाइपोटेनस होगा और ये जो पाथ लेंथ है BC वो d साइन थीटा से आ जाएगा। आप यहां से देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर, ये d साइन थीटा के बराबर होगा। तो आप यहां पर कह सकते हो कि BC डेल्टा x इक्वल्स टू BC which will be equals to d sin theta, okay, and d is the separation between two sources, between two sources दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो d sin थीटा। तो हम यहाँ पर डेल्टा फाई की वैल्यू हम 2 पाई बाई लेमडा डेल्टा एक्स की जगह हम d sin थीटा लिख सकते हैं। ये हम d sin थीटा डेल्टा फाई लिख सकते हैं। अब बच्चों जैसे डेल्टा फाई आ गया तो हमने वहां पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा हमने इंटेंसिटी डेराइव करी थी इंटरफेरेंस से। अगर यहां से इंटेंसिटी I1 है, इसकी इंटेंसिटी, और इसकी इंटेंसिटी I2 है सोर्स 2 की, तो इंटरफेरेंस से हमारे पास आएगी I1 प्लस I2 इंटू रूट I1 टू टाइम्स इंटू रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई। ये कॉस फाई को हमने क्या लिख दिया है 2 पाई बाई लेमडा k इंटू डेल्टा एक्स। ये हमारा डेल्टा एक्स है और ये हमारा k आ गया है। तो कई बार क्या होता है कि सोर्सेज में एज सच इनिशियली फेज डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन ड्यू टू पाथ डिफरेंस किसी भी पॉइंट पर पहुंचने में दिस वेव इज ट्रेवलिंग मोर पाथ एंड दिस वेव इज ट्रेवलिंग लेस पाथ, तो एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। उस पाथ डिफरेंस क्रिएट होने से एक फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और फेज डिफरेंस क्रिएट होने से यहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है इन फिगर बिलो PQ आर टू इक्वली इंटेंस कोहेरेंट सोर्सेज, यानी कि दोनों की इंटेंसिटी सेम है, इमिटिंग रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा आपको दी हुई है, वेवलेंथ 20 मीटर, सेपरेशन बिटवीन PQ इज 5 मीटर, यानी कि दोनों के बीच में डिस्टेंस 5 मीटर है, फेज ऑफ P इज अहेड ऑफ Q बाई 90 डिग्री, यानी कि इन दोनों में फेज डिफरेंस ऑलरेडी है 90 डिग्री का। A, B, C are three distinct point of observation, each equidistant from the midpoint of PQ, यानी कि ये PQ का मिड पॉइंट है, यहां से A, B, C तीनों इक्विडिस्टेंस पॉइंट है। Intensities of radiation at A, B and C will be in the ratio, यहां पर दिया हो। तो यहां पर आपको इंटेंसिटी निकालनी है A पर, B पर और C पर, इन तीनों का रेशियो निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे A पर, पॉइंट A की बात करें एट A, हम देखेंगे x यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम P माइनस डिस्टेंस फ्रॉम Q। अगर आप देखोगे तो इन दोनों में कितना डिस्टेंस है 5 मीटर का।
तो हम देख सकते हैं कि आप देखोगे डेल्टा फाई पी, यानी कि फाई पी माइनस फाई क्यू ऑलरेडी आपको दे रखा है। फाई पी माइनस फाई क्यू, ये आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है, ये कितना है, पाई बाई टू। तो एक तो ऑलरेडी फेज डिफरेंस है और एक पाथ डिफरेंस की वजह से एक फेज डिफरेंस आएगा। तो यहां पर हम पाथ डिफरेंस की वजह से डेल्टा फाई निकालेंगे बिटवीन पी क्यू, यानी कि ये आपका आ जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, और ये हो जाएगा 2 पाई, लेमडा की जगह 20 मीटर रखेंगे और डेल्टा एक्स आप ये है 5 मीटर यहां पर आई है। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, अगेन यू विल गेट पाई बाई टू। तो टोटल फेज डिफरेंस नेट, तो यहां पर दोनों का सम हो जाएगा। एक तो ऑलरेडी फेज डिफरेंस है इनिशियली, और एक पाथ डिफरेंस की वजह से आया है, तो दोनों का ऐड हो जाएगा पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, यानी कि यहां पर पाई हो गया है। और बच्चों अगर फेज डिफरेंस पाई होता है तो इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस, यानी कि पी और क्यू की इंटरफेरेंस से आपके पास, हमें पता है कि ये मिनिमम आती है, यानी कि रूट आई माइनस रूट आई, दोनों इंटेंसिटी इक्वल है का होल स्क्वायर, ये इंटेंसिटी आएगी हमारे पास। दोनों अगर इक्वल हैं तो ये जीरो हो जाएगी। तो इंटेंसिटी एट ए विल बी जीरो, ये ए आ गई है। एट पॉइंट बी पर बात करेंगे। एट बी पर बच्चों आप देखेंगे, बी पर पी और क्यू, यानी कि एक्स पी से और क्यू से जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो इन दोनों में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं होगा। आप देखेंगे पी और क्यू से बी इक्वी डिस्टेंस है, कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस नहीं आएगा, तो ओनली फेज डिफरेंस जो इनिशियल है वो पाई बाई टू आएगा। तो बच्चों पाई बाई टू होने पर हम आई नेट को हम लिखते हैं रूट आई वन, सॉरी आई वन प्लस आई वन इंटू टू, रूट आई टू को आई वन लिखेंगे और ये कॉस फाई आता है। अगर कॉस फाई पाई बाई टू है तो हमारे पास आई की वैल्यू 2 आई आ जाएगी, 2 आई वन ये आ जाएगी। तो यहां पर इंटेंसिटी 2 आई के बराबर हो जाएगी। और एट सी आप देखेंगे, सी पर यहां पर पाथ पी का कम है, क्यू का ज्यादा है, तो हम यहां पर एक्स क्यू, पाथ ऑफ क्यू माइनस पाथ ऑफ पी अगर निकालेंगे तो ये आपके पास 5 मीटर, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस 5 मीटर दिया हुआ है। तो यहां पर फेज ऑफ फेज ऑफ क्यू माइनस फेज ऑफ पी, आपके पास 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स ऑफ क्यू, पाथ ऑफ क्यू माइनस पाथ ऑफ पी, ये आ जाएगा। दोनों का पाथ डिफरेंस है, तो हम बोल सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा, और ये आपको 5 मीटर दिया हुआ है। लेमडा की वैल्यू 20 डालेंगे तो ये आपके पास पाई बाई टू आ जाएगा। अब फेज ऑफ फेज ऑफ पी माइनस फेज ऑफ क्यू आपको ऑलरेडी इनिशियली दे रखा है पाई बाई टू। तो यहां पर आप देखेंगे दिस इज फेज ऑफ क्यू माइनस फेज ऑफ पी है। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास फेज डिफरेंस फेज डिफरेंस की वैल्यू जीरो आ जाएगी, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे Q यहां पर पाई बाई टू ड्यू टू पाथ डिफरेंस की वजह से पाई बाई टू आगे है, यहां पर P आगे है। तो यहां पर दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी कि दोनों का फेज डिफरेंस, नेट फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा, यानी कि नेट फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। अदरवाइज आप इसको ऐसे कर सकते हो, फाई ऑफ क्यू माइनस फाई ऑफ पी इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू। ये माइनस पाई बाई टू होगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को ऐड करोगे तो फेज जीरो आ जाएगा। तो सी पर फेज डिफरेंस जीरो है, और आई नेट एट सी क्या हो जाएगा, आई वन प्लस आई वन प्लस टू आई कॉस फाई की वैल्यू, हमारे पास फाई की वैल्यू फेज डिफरेंस जीरो आया है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, दिस इज 2 आई टू रूट आई का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। तो आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको टोटल वैल्यू 4i के पास आ जाएगी। आई नेट इक्वल्स टू 4i1।
अब तीनों की इंटेंसिटीज का रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ ए, रेशियो बी, रेशियो सी। तो ये 0 आया है, ये आपके पास 2 आया है, ये आपके पास 4 आया है, विच विल बी इक्वल्स टू 0,1,2। तो आप इस तरह से देखेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप ऑप्शंस में मैच करेंगे तो आपका ऑप्शंस आंसर विल बी सी, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ। बच्चों, हमने फेज डिफरेंस को, डेल्टा फाई को हमने रिलेट किया था के टाइम्स डेल्टा एक्स, यानी कि पाथ डिफरेंस इनटू डेल्टा एक्स। अब बच्चों, जैसा आपको पता होगा के की वैल्यू 2 पाई/लैम्डा ये होती है। ये सपोज करो एयर के लिए, अगर किसी भी मीडियम में, इन एनी मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको म्यू दे रखी है, तो वहां पर हमारा डेल्टा फाई डेल्टा एक्स के करो पाथ लेंथ के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या होगा, डेल्टा पाई बाई लेमडा प्राइम इंटू डेल्टा एक्स। यानी कि अगर उस मीडियम में आपका पाथ डिफरेंस कितना है, डेल्टा एक्स है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका डेल्टा फाई कितना होगा, 2 पाई/लैम्डा प्राइम। तो किसी भी मीडियम में हमारी लैम्डा प्राइम लैम्डा बाई म्यू होती है, ये हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं, क्योंकि हमारी वी प्राइम वी बाई म्यू हो जाती है। स्पीड आप सी बाई म्यू भी बोल सकते हो इसको, यानी कि किसी भी मीडियम में एयर स्पीड इन एयर डिवाइड बाई म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाती है, इसे हम रिलेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर, आप यहाँ देखेंगे दिस इज 2 पाई बाई लेमडा प्राइम को आप लेमडा बाई म्यू आप ऐसे रखेंगे इनटू डेल्टा एक्स। तो फाइनली आपके पास फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई/लैम्डा इंटू म्यू डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा। यानी कि आप देखो कि जो फेज डिफरेंस डेल्टा एक्स से आ रहा था, आप इसको लिख सकते हो 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये किसी भी मीडियम विद मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई/लैम्डा वेवलेंथ इंटू डेल्टा एक्स, ये आपका फेज डिफरेंस इन एयर और यू कैन से वैक्यूम में है। तो आप देखेंगे मीडियम के अंदर इतनी, यानी कि मीडियम के अंदर अगर हम डेल्टा एक्स लें, तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू म्यू टाइम्स डेल्टा एक्स इन एयर। अगर एयर में हमारा डेल्टा एक्स कितना होता है, म्यू टाइम्स डेल्टा एक्स। यानी कि अगर हमारा किसी भी मीडियम में पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है, तो वो एयर के म्यू टाइम्स डेल्टा एक्स के बराबर होगा। यानी कि आप देखो, ये हमने एयर के लिए लिखा है, तो यहां पर ये हमारा डेल्टा एक्स है, लेकिन किसी मीडियम के लिए हमारा ये आएगा। तो एयर में अगर म्यू डेल्टा एक्स होगा, वो मीडियम के डेल्टा एक्स के बराबर है। यानी कि आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हो, पाथ लेंथ ऑफ डेल्टा एक्स इन अ मीडियम of refractive index mu will be equivalent to path length of mu times delta x in air और वैक्यूम। यानी कि जो मीडियम में डेल्टा एक्स ट्रेवल किया है, वो म्यू टाइम्स डेल्टा एक्स एयर में होगा। क्योंकि जैसे बच्चों, सपोज करो, मान लेते हैं कि हमारे पास डेल्टा एक्स थिकनेस का एक ग्लास स्लैब है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो आपके पास एक वेव ऐसे ट्रेवल होके जा रही है और एक वेव एयर में ट्रेवल होके जा रही है। जो कि यहाँ पर स्पीड रिड्यूस हो जाती है, यहाँ पर स्पीड रिड्यूस हो जाती है, तो जितने टाइम में ये
ट्रेवल यहां पर करेगी वेव, उतने टाइम में ये ज्यादा ट्रेवल कर चुकी होगी। यानी कि जितने टाइम में ये डेल्टा एक्स ट्रेवल करेगी उतने टाइम में ये म्यू टाइम्स डेल्टा एक्स ट्रेवल कर चुकी होगी। तो आप यहां देख सकते हो कि कोई भी मीडियम में अगर ट्रेवल कर रही है तो इसको बोलते हैं, इसको म्यू टाइम्स डेल्टा एक्स को बच्चे बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल पाथ। तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने जो पाथ ट्रेवल किया है वो डेल्टा एक्स है इन द मीडियम, बट इट इज इक्विवेलेंट टू म्यू डेल्टा एक्स इन द वैक्यूम और एयर। तो इसको हम बोलते हैं कि एक्चुअल इसने म्यू टाइम्स डेल्टा एक्स ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल किया है। तो यहां पर अगर हमारे पास दो वेव हैं, एक डेल्टा एक्स मीडियम में ट्रेवल करी है और एक डेल्टा एक्स वैक्यूम में ट्रेवल करी है, तो ये डेल्टा एक्स, तो इनके बीच में बच्चों फेज डिफरेंस, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है? तो डेल्टा एक्स इन मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्विवेलेंट टू म्यू टाइम्स डेल्टा एक्स इन इन एयर, और डेल्टा एक्स इन एयर इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स इन एयर, क्योंकि वो तो सेम ही रहेगा। अब इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना होगा? तो हम डेल्टा एक्स, अगर हम बात करें डेल्टा एक्स प्राइम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये पाथ ज्यादा है और ये पाथ कम है, तो हम इसको बोल सकते हैं म्यू डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स। ये एक पाथ है जो एयर में ट्रेवल किया और ये उसने वैक्यूम में ट्रेवल किया, तो एक्चुअली वैक्यूम में उसने इतना पाथ ट्रेवल किया है। तो इन दोनों में जो पाथ डिफरेंस आ जाता है म्यू माइनस वन डेल्टा एक्स, यानी कि ये आ जाता है। तो सपोज करो ये हम एक ग्लास स्लैब जो हमने अज्यूम किया है उसकी थिकनेस अगर हम टी मान लेते हैं, कि क्या थिकनेस मान लेते हैं? टी मान लेते हैं, और एक वेव एयर में ट्रेवल हो रही है और एक ग्लास में टी थिकनेस में ट्रेवल हो रही है। तो जब ये बाहर आएगी तो इन दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस होगा, देयर विल बी ए फेज डिफरेंस, और उस फाई को हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस म्यू माइनस वन इंटू टी। और अगर आपके पास दो ग्लास स्लैब है, यानी कि एक ग्लास स्लैब म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स का है और दूसरा ग्लास स्लैब आपके पास म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो दोनों में से ट्रेवल कर रही हैं। तो इन दोनों के जो फेज डिफरेंस है वो डेल्टा फाई हम ऐसे ले सकते हैं म्यू वन माइनस म्यू टू इंटू इनकी इसकी जो थिकनेस होगी इंटू टी, इन दोनों के ये बीच में फेज डिफरेंस होगा। तो इस तरह से हम ऑप्टिकल पाथ को के डिफरेंस से हम इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। जैसा बच्चों इस एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पर ये एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? टू लाइट वेव्स हैविंग द सेम वेवलेंथ, दोनों की वेवलेंथ सेम है, इन वैक्यूम आर इन फेज इनिशियली, दोनों इन फेज हैं, दोनों का सेम फेज है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। देन द फर्स्ट वेव ट्रेवल्स अ पाथ L1 इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, while second wave travels in a path length of L2 through a medium of refractive index N2 after this phase difference between two waves is। तो यहां पर बच्चों अभी हमने सेम थिकनेस के लिए पढ़ा था और यहां पर आपको डिफरेंट थिकनेस के लिए आपको दी गई है। जैसे कि सपोज करो ये डिस्टेंस है L1 और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, इसके थ्रू अगर वेव ट्रेवल करती है तो इसका ऑप्टिकल पाथ बच्चों कितना हो जाएगा? N1L1। इसका ऑप्टिकल पाथ कितना हो जाएगा? N1L1। और यहां पर आपको दूसरी थिकनेस L2 दी हुई है, L2, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 दी हुई है। तो इसका ऑप्टिकल पाथ आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू लेंथ N2L2 ऐसे कर सकते हैं। तो अब इनका जो डेल्टा एक्स होगा वो डेल्टा एक्स आप कैसे लिख सकते हो? N1L1 माइनस N2L2, ये डेल्टा एक्स लिख सकते हो, ऑप्टिकल पाथ ऑफ वन माइनस ऑप्टिकल पाथ ऑफ टू। अब फेज डिफरेंस को हम कैसे लिख सकते हैं? फेज डिफरेंस इज k टाइम्स डेल्टा एक्स।
तो आप क्या करेंगे, पहले आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से ऑप्टिकल पाथ लिख लेंगे इन वैक्यूम, और फिर उसको आप के डेल्टा एक्स, अब ये वैक्यूम वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, 2 पाई बाई लेमडा n1 L1 माइनस n2 L2, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो यहां पर जो फेज डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा n1 L1 माइनस n2 L2, और आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। सी वाले पार्ट में आप देख सकते हैं दिस इज मैचिंग, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज फेज चेंज इन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बच्चों कोई भी वेव अगर उसका रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें कोई फेज चेंज आता है, उसको हम स्टडी करते हैं। कैसे बच्चों, जैसा कि आपको याद होगा, हम वेव ऑन स्ट्रिंग जब पढ़ते हैं तो ये वेव है जिसकी मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि ये स्ट्रिंग है जिसकी मास पर यूनिट लेंथ कम है, और ये स्ट्रिंग है जिसकी मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा है। यानी कि इसको हम रेयरर मीडियम में बोलते हैं, रेयरर मीडियम, और इसको हम डेंसर मीडियम। इसकी मास पर यूनिट लेंथ यानी कि डेंसिटी ज्यादा है। तो कोई भी वेव पल्स रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है, तो आप यहां पर देखेंगे उसके दो फिनोमेना होते हैं, एक तो ये ट्रांसमिटेड वेव होती है और एक रिफ्लेक्टेड वेव होती है। तो यानी कि यहाँ इंटरसेक्शन से, इंटरफेस से एक पार्ट ट्रांसमिट होता था और एक रिफ्लेक्ट होता है। तो हम देखते हैं कि ट्रांसमिटेड तो इन फेज होता है और जो रिफ्लेक्टेड होता है वो आउट फेज होता है। दिस इज रिफ्लेक्टेड पार्ट, रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड है और ये ट्रांसमिटेड है, तो आप इसको रिफ्रैक्टेड भी बोल सकते हो क्योंकि वो दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो गया। तो दिस यू कैन से दिस इज इन फेज एंड दिस इज आउट ऑफ फेज। तो यहां पर एक फेज डिफरेंस हो जाता है, ये इन्वर्ट हो जाती है, यानी कि देयर इज ए फेज चेंज ऑफ पाई, फेज चेंज ऑफ पाई, फाई, पाई का चेंज हो जाता है, इस पाई चेंज, ठीक है। और जब, तो हम ये स्टेटमेंट एक पढ़ सकते हैं कि इफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम से होता है, तो देयर इज ए फेज चेंज ऑफ, इंप्लाइज फेज चेंज ऑफ पाई, पाई का आपका फेज चेंज होगा, ये याद रखेंगे। अब दूसरा बच्चों, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से आपकी इंसिडेंट वेव पल आ रही है और ये रेयरर पर, यानी कि ये इंटरफेस है। तो इंटरफेस पे आने के बाद यहां पर एक वेव ट्रांसमिटेड होती है और एक रिफ्लेक्टेड होती है। तो आप देखेंगे कि अगर डेंसर से वेव रेयरर में जा रही है तो यहां पर जो ट्रांसमिटेड है और जो रिफ्लेक्टेड है दोनों ही इन फेज होंगे, एंड देयर इज नो चेंज, एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम से अगर आपका रिफ्लेक्शन है तो नो चेंज इन फेज, कोई भी फेज में चेंज नहीं। ये तो हमने रिफ्लेक्टेड के लिए देखा, इस पार्ट के लिए देखा। लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर ट्रांसमिटेड दोनों ही केस में इन फेज है, तो ट्रांसमिटेड यानी कि रिफ्रैक्टेड वेव में कोई भी फेज चेंज नहीं होगा, तो उस तरह से हम बोल सकते हैं नो फेज चेंज इन रिफ्रैक्शन, नो फेज चेंज इन रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ओके। तो बच्चों कई बार क्या होता है कि सपोज करो ये हमारा मीडियम है, लेट्स से दिस इज अ रेयरर मीडियम एंड दिस इज अ डेंसर मीडियम, ए डेंसर मीडियम है। तो अगर हमारी वेव यहां से आ रही है और उसमें एक पार्शली रिफ्रैक्शन होगा और पार्शली रिफ्लेक्शन होगा, तो इस वेव का आपको ये पार्शली रिफ्लेक्शन होगा और ये पार्शली रिफ्रैक्शन होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ है। तो अगर मैं इसको वेव वन बोल रहा हूं और इसको वेव टू बोल रहा हूं,
तो वेव 1 और 2 में देयर इज ए फेज चेंज ऑफ, यानी कि ये फेज इसका पाई का चेंज हो जाएगा और ये नो चेंज। तो अगर वेव 1 और 2 देखेंगे तो इनमें फेज पाई का डिफरेंस आ जाएगा। वाइल अगर मैं कुछ दूसरी वेव कंसीडर करूं, दूसरी कुछ वैसी वेव कंसीडर करते हैं हम, कुछ ऐसी वेव कंसीडर करते हैं जो आपकी रेयरर से डेंसर में जा रही है, कुछ ऐसे मान लेते हैं हम, और ये कुछ अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी और एक पार्शली इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे डेंसर से आ रही थी और रेयर में रिफ्रैक्ट हुई और रेयर से रिफ्लेक्शन हो गए। तो यहां पर आप इसको बोल सकते हैं दिस इज अ वेव 1 एंड दिस इज वेव 2, और इन दोनों वेव में नो फेज डिफरेंस, नो, यहां पर बोल सकते हैं नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस इन वेव 1 एंड 2, दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा।